पिछले लेक्चर में हमने मटेरियल वेव्स के ये मटेरियल इक्वेशन पेश किया था और यह श्रोडिंगर इक्वेशन है जो कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m है। मैं 3 डायमेंशनल वर्जन साई एक्स वाई जेड प्लस वी एक्स वाई जेड साई एक्स वाई जेड इक्वल ही साई एक्स वाई जेड लिख रहा हूं और हमने देखा कि बाउंड्री कंडीशंस के साथ इसने हमें आइगन फंक्शन दिया है, इसलिए मैं अभी n को एक सबस्क्रिप्ट के रूप में रखने जा रहा हूं ताकि यह इंडिकेट करे कि एक आइगन फंक्शन साई n है जो एक डी में एनर्जी n के अनुरूप है। यह समीकरण थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m से अधिक डी 2 साई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इस आई एक्स के इक्वल है और फिर से मैं उस n को डिनोट करने जा रहा हूं कि एक आइगन फंक्शन है जो उन आइगन वैल्यूज के लिए बाउंड्री कंडीशंस को संतुष्ट करता है n, इसलिए यह वह इक्वेशन है जिसे हमने एक बॉक्स समस्या में एक डायमेंशनल पार्टिकल के लिए हल किया और पाया कि एनर्जी आइगन वैल्यूज वही हैं जो पुरानी क्वांटम थ्योरी द्वारा दी गई है। इस इक्वेशन को बाउंड्री कंडीशंस के साथ हल किया जाना है और यह आइगन एनर्जी और आइगन फंक्शन देती है। तो यह क्वांटम समस्या को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मैं एक वेव इक्वेशन को हल कर रहा हूं और आइगन वैल्यूज और आइगन एनर्जी के माध्यम से मुझे अपने उत्तर मिल रहे हैं और हमें अभी तक साई को इंटरप्रेट करना है। लेकिन आइए हम इस लेक्चर में इस इक्वेशन को दूसरे के लिए हल करें और एक डायमेंशनल समस्या जिसका उत्तर हम पहले से ही जानते हैं और वह है एक साधारण हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसके लिए पार्टिकल एक पोटेंशियल में गति करता है। मान लीजिए कि पोटेंशियल x के आसपास केंद्रित है और 0 के इक्वल है, इसलिए मास m के पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल दी गई है वह एक हाफ ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर है और इसलिए वेव इक्वेशन इसके लिए श्रोडिंगर का इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बन जाती है 2md 2 साई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर साई x इक्वल साई एक्स और इस इक्वेशन को बाउंड्री कंडीशन के साथ हल किया जाना है और यह बाउंड्री कंडीशन यहां होने जा रही है क्योंकि अब मान लीजिए कि मैं एनर्जी का एक पार्टिकल लेता हूं और यह कहीं भी जा सकता है और आप देखेंगे कि वेव वास्तव में फाइनाइट पोटेंशियल के रीजन के माध्यम से भी प्रवेश कर सकती है। इसलिए साई एक्स जैसे एक्स प्लस पर अग्रसर है या माइनस इन्फिनिटी 0 होनी चाहिए। यही वह बाउंड्री कंडीशन है जिसके साथ हम इस इक्वेशन को हल करने जा रहे हैं क्योंकि ओरिजिन से बहुत दूर शायद ही कोई मौका है कि मुझे पार्टिकल मिल जाए और इसलिए वेव फंक्शन वहां गायब हो जाना चाहिए। आइए देखें कि हम इस इक्वेशन को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम साई एक्स के व्यवहार को बहुत बड़ी वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करने के लिए देखते हैं। उस मामले में मेरे पास 2 md 2 साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस
एक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर होने जा रहा है एक्स के रूप में एक्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी पर अग्रसर होता है। टर्म एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाता है और डी एक्स स्क्वायर बटा डी दो साई भी बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए ई महत्वहीन होने जा रहा है। इसलिए मैं इसे लगभग शून्य के रूप में लिख सकता हूं, जो मुझे एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन देगा। यह सही सॉल्यूशन नहीं है, यह बस सॉल्यूशन जब एक्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी पर अग्रसर है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। इसलिए मेरे पास प्लस या माइनस इन्फिनिटी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2 एम डी 2 साई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स शून्य के इक्वल है या मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ओमेगा पर डी दो साई लिख सकता हूँ एच ओवर स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स शून्य के इक्वल है। क्योंकि हम केवल उस सॉल्यूशन में रुचि रखते हैं जो इस लिमिट में सत्य है, मैं किसी भी टर्म्स को अनदेखा करने जा रहा हूँ जो कि एक्स स्क्वायर से छोटा है। इसलिए मैं उस लिमिट में साई एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि कुछ कांस्टेंट वास्तव में एच क्रॉस ओवर माइनस हम ओमेगा तक बढ़ा सकते हैं 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर। तो आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। इसलिए अगर मैं डी साई जी बटा डी एक्स लेता हूं तो यह ए टाइम्स माइनस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस एक्स बढ़ता है 2 माइनस एम ओमेगा 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। और यदि मैं अब डी एक्स स्क्वायर पर दूसरा डेरिवेटिव 2 साई लेता हूं, यह ए टाइम्स होगा एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर बढ़ता है माइनस एम ओमेगा ओवर 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर माइनस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस बढ़ता है माइनस एम ओमेगा ओवर 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर तक आप आसानी से जांच सकते हैं यह डिफरेंशिएशन करने से, और जो कि इन्फिनिटी तक एक्सटेंडिंग की लिमिट में है। मैं लगभग एक एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई के रूप में लिख सकता हूं और 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर पर शून्य से एम ओमेगा बढ़ा सकता हूं, और आप देख सकते हैं कि यह कैंसिल हो जाता है इक्वेशन में दूसरा टर्म, इसलिए यह समीकरण को संतुष्ट करता है। तो क्या यह अपने आप में सॉल्यूशन हो सकता है? लेकिन अभी हमने जो पाया है वह यह है कि साई एक्स के रूप में एक्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी के रूप में अग्रसर होता है, जैसे ही माइनस एम ओमेगा ओवर 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर तक बढ़ जाता है। आइए अब हम इसे ओरिजिनल इक्वेशन में वास्तविक श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं कि उत्तर क्या निकलता है। इसलिए यदि मैं इसे ओरिजिनल श्रोडिंगर समीकरण में डालता हूं, जो कि माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 एम है, मुझे डी दो साई के लिए डी एक्स स्क्वायर प्लस एक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई के लिए साई डबल प्राइम लिखने दें, जहां साई डबल प्राइम और कुछ नहीं है लेकिन डी एक्स स्क्वायर बटा डी दो साई है। तब मैंने पाया कि यह माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2 एम होने जा रहा है, और हमने की वह इक्वल है उस कांस्टेंट के एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स माइनस है एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस साई एक्स प्लस एक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइम्स है साई एक्स। वास्तव में चूंकि मैं साई लिख रहा हूं, यहां तक कि यह नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे इसे काटने दें। मैं लिख सकता हूं कि साई एक्स एक इरेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर 2 एच क्रॉस एक्स स्क्वायर है। इसलिए मुझे माइनस एक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस एच क्रॉस ओमेगा बटा 2
साई एक्स प्लस एक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स प्राप्त होता है और मैं इन दो टर्म्स को कैंसिल करता हूँ, इसलिए मुझे प्राप्त होता है एच क्रॉस ओमेगा ओवर दो साई एक्स। आप नोटिस करते हैं कि यह वेव फंक्शन साई एक्स इक्वल है कुछ कांस्टेंट ए रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर दो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर अग्रसर है शून्य पर, जैसे कि एक्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है, और इस समीकरण को संतुष्ट करता है कि जब मैं इसे इस इक्वेशन में रखता हूं तो आपको कांस्टेंट आई एक्स देता है। इसलिए जो मैं आपको दिखाया हूं वह यह है कि श्रोडिंगर इक्वेशन में डी दो साई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स इक्वल है इस आई एक्स एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में एक पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन यदि मैं साई एक्स को रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर दो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर के रूप में लेता हूं और इसे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे एच क्रॉस ओमेगा बटा दो रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर दो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर देता है, जिसका मतलब है कि यह स्वयं साई एक्स इक्वल है रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर दो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर, जो कि एक आइगन फंक्शन है क्योंकि यह बाउंड्री कंडीशंस को संतुष्ट करता है आइगन वैल्यू के साथ। ये इक्वल है एच क्रॉस ओमेगा बटा दो। याद रखें कि क्वांटम मैकेनिक्स के हाइजेनबर्ग के फॉर्मूलेशन में लोएस्ट एनर्जी भी एच क्रॉस ओमेगा बटा दो थी। तो यह लोएस्ट एनर्जी आइगन स्टेट लोएस्ट एनर्जी आइगन फंक्शन का निरूपण करती है। और यह फंक्शन कैसा दिखता है यदि आप इसे प्लॉट करते हैं, यह बीच में मैक्सिमम होता है और फिर ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में नीचे जाता है। यह इस तरह दिखता है। तो यह साई एक्स एक्स के विरुद्ध प्लॉट किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम नंबर या लार्जेस्ट संभव वेवलेंथ है और इसलिए यह वास्तव में लोएस्ट एनर्जी सिस्टम है। मैं आपको बहुत ही क्वालिटेटिव तरीके से बता रहा हूं कि अन्य आइगन स्टेट्स के बारे में क्या है। अब जब हम साई एक्स को योग एफ एक से रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर दो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखकर भी जनरेट कर सकते हैं, जहां एफ एक्स को ई रेज टू एम ओमेगा ओवर वो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक्स प्लस या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। यदि यह वेव फंक्शन से अधिक तेजी से बढ़ता है तो यह शून्य पर नहीं जाएगा, क्योंकि एक्स अग्रसर है प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसलिए एफ एक्स तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए। वास्तव में मैं एफ एक्स को फाइनाइट पॉलिनॉमियल के रूप में लेने जा रहा हूं कुछ कांस्टेंट सी एन एक्स रेज टू एन, और देखें कि क्या होता है। तो चलिए अब पहले ट्राई करते हैं एफ एक्स इक्वल एक्स। तो अनुरूप साई एक्स कुछ कांस्टेंट है एक्स ए रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर दो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर होने जा रहा है। तो फिर अनुरूप साई प्राइम, जो कि डी साई बटा डी एक्स इक्वल है ए रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर दो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर माइनस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस एक्स स्क्वायर इरेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर दो एच क्रॉस एक्स स्क्वायर। तो आइए इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो दो साई बटा डी एक्स स्क्वायर, जो कि साई डबल प्राइम है, वह ए एम ओमेगा ओवर
एच कोर्स एक्स के साथ एक माइनस साइन ए रेज टू माइनस एम ओमेगा 2h क्रॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल होने जा रहा है, यहाँ तक कि मैं सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करता हूँ यह भी मुझे एक एक्स टर्म देता है और इसलिए यह वास्तव में 3 एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस ओमेगा एक्स माइनस बनने जा रहा है और अगली टर्म मुझे माइनस माइनस प्लस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस स्क्वायर एक्स रेज 3 टाइम्स ए रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर 2h क्रॉस एक्स स्क्वायर देने जा रही है। जब मैं यह सब श्रोडिंगर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे जो मिलने वाला है वह इस प्रकार है। इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m साई डबल प्राइम प्लस 1 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इस आई के इक्वल है और मैं इसे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं ताकि मुझे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m प्राप्त हो। अंदर में माइनस 3 एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस टाइम्स एक्स इरेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस एक्स स्क्वायर प्लस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस स्क्वायर एक्स क्यूब इरेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स ई रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर 2h क्रॉस एक्स स्क्वायर प्राप्त करने जा रहा हूं। यदि आप इसे नोटिस करते हैं तो आप देखेंगे कि यह टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाता है। जब इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो यह क्रॉस ओवर 2m हो जाता है और आपको जो मिलता है वह प्लस 3h क्रॉस बटा 2 टाइम्स एक्स इरेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर एच क्रॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जो कि कुछ नहीं है लेकिन 3h क्रॉस ओमेगा बटा 2 टाइम्स साई एक्स। इसलिए फिर से वेव फंक्शन का एक कांस्टेंट टाइम खोजें और इसलिए यह भी एक आइगन वैल्यू है और यह अनुरूप वेव फंक्शन है। यह कैसा दिखता है? तो यदि मैं एक पोटेंशियल को देखता हूं तो यह नया वेव फंक्शन ओरिजिन पर 0 है, जो कि ऊपर जाता है और नीचे आता है, दूसरी और यह नीचे आता है और इस तरह यह जाता है एक्स के रेज टू माइनस एम ओमेगा ओवर 2 क्रॉस एक्स स्क्वायर और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन से तुलना करें जो इस तरह दिख रहा था। आप देख सकते हैं कि इसमें अधिक विगल्स हैं और इसका लैम्ब्डा छोटा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एनर्जी अधिक है, इसलिए यह हायर एनर्जी है। वास्तव में आप दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे आप हायर और हायर एनर्जी में जाते हैं ये अधिक से अधिक विगल्स के साथ वेव फंक्शन होने जा रहे हैं। तो सामान्य तौर पर मैं लिख सकता हूं कि साई एक्स इक्वल है कुछ एफ एक्स इरेज टू माइनस एम ओमेगा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर और एफ एक्स के लिए एक इक्वेशन बनाए जो मैं आपको असाइनमेंट में करने के लिए दूंगा और फिर एफ एक्स को योग के रूप में सी एन टाइम्स एक्स रेज टू फाइनाइट पॉलिनॉमियल के रूप में लिखें और दोनों साइड्स में कंडीशंस का मिलान करके सी एन के लिए हल करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाते हैं कि यह एफ या तो इवन या ऑड है, तो आप एफ एन के लिए एक इक्वेशन प्राप्त करते हैं और एफ को या तो ऑड या इवन फंक्शन पाते हैं और एनर्जी एन प्लस 1 हाफ एच क्रॉस ओमेगा बाहर आती हैं, जो ठीक वैसा ही है जैसा हमने हाइजेनबर्ग के क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मूलेशन में पाया था।
तो यह एक और उदाहरण है जहां वेव इक्वेशन ने मुझे पहले से ज्ञात परिणाम दिए हैं। डेल्टा ई एच क्रॉस ओमेगा है, लेकिन जो उत्तर आता है वह एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण के माध्यम से उपयुक्त बाउंड्री कंडीशंस के साथ एक वेव इक्वेशन को हल करके है। दो दृष्टिकोण समान हैं, हाइजेनबर्ग फॉर्मूलेशन समान है, श्रोडिंगर का फॉर्मूलेशन केवल इतना है कि इसे लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। यह अगले सप्ताह में एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें एक मौलिक इक्वेशन मिली है जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में जाना जाता है, जो उन मामलों में वही उत्तर देती हैं जिन्हें हमने अन्य थ्योरीज के रूप में हल किया है। तो यह क्वांटम मैकेनिक्स की मौलिक इक्वेशन है।